नमस्कार विद्यार्थियों। एमए पूर्वार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। साहित्य शास्त्र के अंतर्गत आपका भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र आता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत पूर्व में हम अरस्तु के विरेचन सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। आज हम लोंजाइनस के उदात्त तत्व के बारे में जानेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। यूनानी काव्य शास्त्र में अरस्तु की प्रसिद्ध रचना पेरीपोइटिकेस के पश्चात पेरी इप्सुस का दूसरा स्थान है। इप्सुस का अर्थ है औदात्य या ऊंचाई, और इस निबंध का अंग्रेजी में ऑन द सबलाइम नाम से अनुवाद हुआ है। कहा जाता है कि जिस प्रकार भारतीय आचार्य कुंतक ने जो सिद्धांत वक्रोक्ति जीवितम प्रस्तुत किया था, कई सौ वर्षों तक वो अज्ञात पड़ा रहा, अर्थात कई वर्षों पश्चात वो प्रकाश में आया। उसी प्रकार से पेरी इप्सुस भी शताब्दियों तक विस्मृति की गर्त में पड़ा रहा। 1554 ईस्वी में पहली बार एक इतालवी विद्वान रोबेर्तेल्लो ने उसे प्रकाशित किया और उस पर लेखक का नाम था डायोन्योसियस लोंजाइनस। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोंजाइनस की कृति पेरी इप्सुस छोटे छोटे 44 अध्यायों में विभाजित लगभग 60 पृष्ठों की रचना है, जो पत्र के रूप में अपने एक रोमी मित्र को संबोधित की गई है, और इसका केवल 2/3 भाग ही उपलब्ध है। इस कृति का या इस रचना का अध्ययन अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि इसका प्रतिपाद्य यानी इसका वर्ण्य विषय काव्यगत उदात्त भावना नहीं है, जैसा कि उसके शीर्षक अंग्रेजी शीर्षक ऑन द सबलाइम से भ्रम होता है। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि इसमें उदात्त कला की प्रेरक भावनाओं और धारणाओं का विश्लेषण नहीं, वरन उदात्त शैली के आधार तत्वों का विवेचन प्रधान है। अर्थात कहने का प्राय है कि लोंजाइनस ने इसमें शैली पर विशेष बल दिया है, क्योंकि वास्तव में उस समय विभिन्न प्रकार की जो विकृतियां शैली में आ गई थी, उसे लोंजाइनस दूर करना चाहते थे। लोंजाइनस से पूर्व कवि का मुख्य कर्म पाठक और श्रोता को आनंद और शिक्षा प्रदान करना तथा गद्य लेखक या वक्ता का मुख्य कर्म विश्वास जगाना, प्रभावित करना या प्रत्यय यानी परसुएशन समझा जाता था। यदि होमर काव्य की सफलता श्रोताओं को मुग्ध करने में मानता था, तो उसी समय के एक अन्य कवि एरिस्टोफेनस कवि का कर्तव्य पाठकों को सुधारना मानते थे। इसी प्रकार से वक्ता का गुण समझा जाता था संतुलित भाषा, सुव्यवस्थित तर्क द्वारा श्रोता के मस्तिष्क पर इस तरह छा जाना कि वह वक्ता की बात मान ले। इस प्रकार से लोंजाइनस से पूर्व साहित्यकार का कर्तव्य कर्म समझा जाता था, अर्थात शिक्षा देना, आह्लाद प्रदान करना और प्रत्यय उत्पन्न करना, जिसे हम अंग्रेजी में टू इंस्ट्रक्ट, टू डिलाइट, टू परसुएट कर सकते हैं। परंतु लोंजाइनस ने अनुभव किया कि इस सूत्र में कुछ कमी है, क्योंकि काव्य में इन 3 बातों से भी बहुत कुछ अधिक होता है। ये क्योंकि लोंजाइनस काव्य के लिए भावों के उत्कर्ष को मूल तत्व या यूं कहिए कि अत्यंत आवश्यक तत्व मानते थे। उन्होंने निर्णायक रूप में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि काव्य या साहित्य का चरम उद्देश्य चरम उल्लास या चरम आनंद प्रदान करना है। पाठक या श्रोता को
इतना अधिक आनंदातिरेक से भर देना है कि वह पूरी तरह से विचार शून्य हो जाए। इसी बात को आगे चलकर अनेक विचार को आलोचकों ने माना और साहित्य के दो भेद स्वीकार किए। नंबर 1 ज्ञान का साहित्य और दूसरा शक्ति का साहित्य। पहले का कार्य शिक्षा देना और दूसरे का कार्य आनंद प्रदान करना कहा गया। यद्यपि लोंजाइनस ने कल्पना शब्द का स्पष्ट रूप से तो प्रयोग नहीं किया, परंतु उनका स्पष्ट मत यही था कि साहित्य का संबंध तर्क से नहीं है, वह कल्पना से है और वह कल्पना के द्वारा पाठक को अभिभूत करता है, पाठक को आनंदित करता है। लोंजाइनस ने कवि के अध्ययन और अभ्यास पर भी बल दिया। उनका मानना था कि काव्य प्रतिभा या सौंदर्य शक्ति आकाश से यूं ही नहीं टपक पड़ती, अर्थात कहने का प्रयोग कि यह हर किसी को यूं ही आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि वह एक कुशल अलंकार शास्त्री था। अतः उसने उदात्त के स्रोतों की चर्चा करते समय उसके कलात्मक या यूं कहिए कि बहिरंग पक्ष की भी चर्चा की। अलंकारों के प्रयोग के संबंध में अपना मत भी दिया। वास्तव में लोंजाइनस में स्वच्छंदतावाद और अभिजात्यवाद दोनों के तत्व विद्यमान हैं। वह एक अत्यंत संतुलित विचार वाला समन्वयवादी विचारक और आलोचक था। अतः उसने काव्य के अंतरंग और बहिरंग दोनों पक्षों में औदात्य का ही समर्थन किया। इसीलिए स्कॉट जेम्स ने उन्हें प्रथम स्वच्छंदतावादी समीक्षक माना है और कहा है कि उसने विचार तत्व और पद विन्यास को एक दूसरे से संबद्ध माना। विचार और पद विन्यास अधिकतर एक दूसरे के आश्रय में ही विकसित होते हैं तथा कहा कि सुंदर शब्द ही वास्तव में विचार को विशेष प्रकार का आलोक प्रदान करते हैं। अर्थात सारांश में हम ये कह सकते हैं कि लोंजाइनस की दृष्टि में भव्य कविता या सुंदर कविता वही थी जो आनंदातिरेक के कारण हमें इतना अधिक निमग्न और तन्मय कर दे कि हम अपना अस्तित्व ही भूल जाएं और ऐसी उच्च भावभूमि पर पहुंच जाएं जहां निरी बौद्धिकता यानी मस्तिष्क की बौद्धिकता जो है वो पूरी तरह से पंगु हो जाती है और वर्ण्य विषय बिजली के प्रकाश में आलोकित हो उठता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोंजाइनस ने उदात्त की कोई परिभाषा तो नहीं दी और उसे एक स्पष्ट तथ्य मानकर कि वह स्वतः ही स्पष्ट तथ्य है यह मान करके छोड़ दिया, परंतु फिर भी उनका मत था कि उदात्तता साहित्य के सभी गुणों में महान है। यह वह गुण है जो अन्य क्षुद्र कमियों के बावजूद साहित्य को सच्चे अर्थों में प्रभावपूर्ण बनाता है। लोंजाइनस की दृष्टि व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की थी। अतः उन्होंने एक ओर तो उदात्त के बहिरंग तत्वों की चर्चा की और दूसरी ओर उसके अंतरंग तत्वों की ओर भी संकेत किया। उदात्त के इस विवेचन में उन्होंने 5 बातों को आवश्यक ठहराया। नंबर 1 महान धारणाओं या विचारों की क्षमता। नंबर 2 भावावेश की तीव्रता। नंबर 3 है समुचित अलंकार योजना। नंबर 4 उत्कृष्ट भाषा और नंबर 5 गरिमामय रचना विधान। इसमें से प्रथम 2 अर्थात महान धारणाओं या विचारों की क्षमता और भावावास की तीव्रता ये तो जन्मजात है, अतः यह उदात्त के अंतरंग पक्ष के अंतर्गत आते हैं और शेष तीनों यानी समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा और गरिमा में रचना विधान ये कलागत है और ये उदात्त के बहिरंग पक्ष के अंतर्गत आते हैं।
उन्होंने अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए उन तत्वों का भी उल्लेख किया जो औदात्य अथवा उदात्तता के विरोधी तत्व हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके उदात्त तत्व के स्वरूप विवेचन के 3 पक्ष हो जाते हैं। नंबर 1 अंतरंग तत्व, नंबर 2 बहिरंग तत्व और नंबर 3 विरोधी तत्व। धन्यवाद।